अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में मंगलौर में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर दी है। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। मंगलौर सीट से कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को जीत हासिल हुई है। 449 वोटों के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से जीत गए हैं। काजी निजामुद्दीन को मिले हैं कुल 32,000 वोट। इस दौरान करतार सिंह बडाना को 31,000 वोट मिले हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान को कुल 19,000 वोट मिले। यानी जिस तरह से उपचुनाव को लेकर लगातार हलचल तेज थी, अब परिणाम भी सामने आ गए हैं। मंगलौर की बात करें तो मंगलौर से कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है। जीत का परचम कांग्रेस ने लहरा दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलौर सीट से जीत दर्ज की है। उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मंगलौर सीट से जीत गए हैं। मंगलौर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को जीत हासिल हुई है। 449 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी वहां से जीते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को मंगलौर में 32,000 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह बडाना को 31,000 वोट मिले। वहीं बीएसपी के प्रत्याशी उबैदुर रहमान को 19,000 वोट मिले। तो हालांकि जीत का अंतर कुछ ज्यादा नहीं है, महज 449 वोटों से यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी विजय हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए यह बड़ी राहत, बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था उत्तराखंड में बिल्कुल क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने करा था। पांचों की पांचों सीटों पर कमल खिला था। वहीं ये कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव पर सभी की निगाहें थी, 2 सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर, इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हुआ। वहीं आज काउंटिंग के दौरान यह चीज साफ हो गई है कि मंगलौर सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराया है। आपको बता दें मंगलौर एक ऐसी सीट है जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। या तो कांग्रेस या बसपा, हमेशा से इन्हीं दोनों पार्टियों के खाते में सीट रही है। वहीं अब की बार इतिहास को एक बार फिर से दोहराते हुए कांग्रेस ने यहां पर फिर से जीत हासिल की है। कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को मंगलौर सीट पे जीत मिली है। तो उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट शामिल थी। आपको बता दें कि मंगलौर से पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलौर सीट खाली हुई थी। हालांकि उपचुनाव में फिर से कांग्रेस के खाते में यह सीट चली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विकास चौहान का। विकास, मंगलौर सीट पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जहां आज तक कमल नहीं खिला है और इतिहास को दोहराते हुए एक बार फिर से यहां कांग्रेस का परचम लहरा गया है। कैसी हलचल देख पा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कितनी खुशी? बिल्कुल, जिस तरह से अनुमान भी लगाया जा रहा था कि काजी वहां पर काफी मजबूत कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जिस तरह से पहले समीकरण बने और काजी के बीच टक्कर शुरू के जो राउंड थे, करीबन 4 राउंड जो रही, उसमें आपस में टक्कर रही। लेकिन शुरू से ही काजी ने जिस तरह की बढ़त बना के रखी, हालांकि एक बार बीच में जरूर भाजपा के जो प्रत्याशी थे करतार सिंह बडाना, वो अपनी बढ़त बनाते हुए आगे आए, लेकिन वो साथ ही उन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे काजी निजामुद्दीन, उनसे बढ़त काफी कम की, 93 तक बढ़त आ गई थी। लेकिन एक बार फिर से 10 से आखिरी राउंड था, उसमें कहीं ना कहीं काजी ने अपनी बढ़त को कायम रखा और करीबन 449 जो वोट है उससे यहाँ पर जीत हासिल की है। हालांकि जीत मायने हैं, क्योंकि जीत के टक्कर काफी बिल्कुल विकास, जीत के कई मायने यहां पर निकाले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, जीत की हैट्रिक लगाते हुए फिर से 5 सीटों पर कमल खिला था, वहां पर कांग्रेस को उपचुनाव के दौरान मिली है जीत। क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लोकसभा सीट में 5 सीटों पर भाजपा जीती हो, लेकिन अगर हरिद्वार की बात करें, अगर लोकसभा सीट पर हरिद्वार की बात करें, खासकर मंगलौर की, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस क्षेत्र से लोकसभा के वोट भी यहाँ पर काफी बढ़त यहाँ पर पाई थी। तो कह सकते हैं वही रुझान यहाँ पर फिर दोबारा एक बार फिर से देखने को, जहाँ पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त को कायम रखा और अपने जो प्रत्याशी हैं उसकी जीत सुनिश्चित की। हालांकि जिस तरह का माहौल यहाँ पर है, जीत का अंतर कुछ ज्यादा नहीं है।
449 वोटों से यहां पर काजी निजामुद्दीन जीते हैं। क्या माना जाए बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से यहां पर हार का सामना एक बार फिर से मंगलौर में करना पड़ा, क्या माना जाए जो ट्रम्प कार्ड यहां पर करतार सिंह बडाना को उतार कर खेला गया था वो यहां पर बीजेपी के लिए सफल होता हुआ साबित नहीं हुआ? बडाना ने ये कह सकते हैं कि एक अच्छी साइड यहाँ पर भी है काजी को, क्योंकि जिस तरह से शुरू के जो पहले 4 राउंड हुए उसमें भले ही उनको कोई वोट बहुत ज्यादा ना मिले हों, लेकिन उसके बाद परिवर्तन जो राउंड आए उसमें लगातार उन्होंने अपनी बढ़त को बनाए रखा। ये तो कह सकते हैं कि दोनों के बीच बड़ा मुकाबला रहा, लेकिन बाजी आखिरी में जो बाजी है उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल 10वें राउंड में मारी है। कह सकते हैं एक आमने सामने का ये जो टक्कर थी और बिल्कुल 10वें राउंड में जाकर ये फैसला हुआ कि कौन जीतेगा। सभी की साथी जो मैं कह सकता हूँ कि 9 राउंड के बाद भी, हालांकि बावजूद 93 वोट से आगे थे, लेकिन उसके बावजूद दोनों ही भाजपा या कांग्रेस के दोनों की साथी 80 की 10वें राउंड की वोटिंग परसेंटेज पर, लेकिन इसमें काजी ने बाजी मारी है। और फिलहाल और हम यहाँ पर माहौल की बात करें, बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर काफी उत्साह है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग इस समय मौजूद हैं जो काजी के और कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, तो यहाँ पर कांग्रेस के खेमे में जाहिर सी बात है जश्न का माहौल होगा, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि जिस जीत का इंतजार उत्तराखंड में कांग्रेस कर रही थी वो पहली जीत यहाँ पर कांग्रेस को मिल चुकी है। विकास, क्या माना जाए अगर सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान बसपा के टिकट पर नहीं लड़ रहे होते तो क्या ये जीत का अंतर और ज्यादा हो सकता था? क्योंकि मुसलमान जो वोटर्स हैं उनका यहाँ पर थोड़ा एक शिफ्ट जरूर हुआ होगा, बढ़ गए होंगे, क्योंकि एक तरफ काजी निजामुद्दीन और दूसरी तरफ उबैदुर रहमान। देखिए, मंगलौर की जिस तरह की पूरा समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है मंगलौर का, वो जो बसपा और कांग्रेस के वोट बैंक को ज्यादा यहाँ पर रहता है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव जो भी हुए हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के और बसपा के ही पक्ष में है, और भाजपा यहाँ पर हमेशा से ही उसके लिए सूखा है। भले ही इस बार भी यहाँ पर कांग्रेस के बडाना आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने टक्कर यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पर काफी, यानी मंगलौर में एक बार फिर से इतिहास दोहराते हुए अपने आप को कांग्रेस को यहाँ से जीत मिल गई है। काजी निजामुद्दीन मंगलौर सीट से जीत गए हैं और कांग्रेस के लिए जाहिर सी बात ये बहुत बड़ी खुशी, क्योंकि जिस जीत का इंतजार कांग्रेस कर रही थी वो कांग्रेस को मिल गई है। विकास, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता दें, जहां पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं पूर्व विधायक। इस दौरान सपा के पूर्व विधायक का ईडी जुटा रही है बैंक ब्यौरा। जेल में बंद है पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी। इस दौरान करीबियों के खातों को भी टटोलने की तैयारी तेज हो गई है। ईडी की टीम कुछ करीबियों से पूछताछ भी कर सकती है। करीबियों की करीब 120 करोड़ की संपत्ति इस दौरान जब्त हो चुकी है। यानी अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। हालांकि आरिफ अनवर अंसारी, इस दौरान हाशमी पहले से ये जेल में बंद है, वहीं इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी इन्हें माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक हाशमी का ईडी बैंक ब्यौरा जुटा रही है। साथ ही जेल में ये फिलहाल बंद है, हालांकि करीबियों के खाते भी टटोले जा रहे हैं। ईडी की टीम कुछ करीबियों से इस दौरान पूछताछ भी कर सकती है और करीबियों की 120 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है अब तक जब्त हो चुकी है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाशमी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि जेल में पहले से बंद है, लेकिन ईडी का शिकंजा इन पर कसा जा सकता है। इस दौरान ईडी पूरी तरह से इन पर शिकंजा कसते हुए बैंक खाते टटोल रही है। इनके करीबियों पर भी ईडी की निगाहें हैं, बैंक खाते भी खंगोले जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाशमी की मुश्किलें साफ तौर पर यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है, ईडी का शिकंजा गहराता जा रहा है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, यह समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के खिलाफ अब ईडी की कार्रवाई तेज हो चली है। और बता दें कि पूर्व विधायक अनवर हाशमी जो है
बलरामपुर से विधायक रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। और बात करें कार्रवाई की तो अनवर हाशमी इस समय जेल में बंद है, उनके कुछ करीबी भी जेल में बंद है और इन पर जमीन कब्जाने समेत मनी लॉन्ड्रिंग का कई मुकदमा भी दर्ज है। और अब ईडी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के बैंक के खातों की जानकारी इकट्ठा कर रही है और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब शिकंजा कसने की भी तैयारी ईडी ने कर ली है। और जिस तरह से मोहम्मद आसिफ पहले से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाशमी जो है जेल में बंद है, वहीं अब ईडी का शिकंजा उन पर गहराता जा रहा है। क्या माना जाए, अगर ऐसे ही ईडी कार्रवाई करती है और जिस तरह से उनके करीबियों से भी पूछताछ हो रही है, संपत्ति भी जब्त है, आगे कितनी उनके लिए मुश्किलें बढ़ते हुए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से योगी सरकार अब भूमाफियाओं और गुंडा और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई से कहीं न कहीं हड़कंप मचा हुआ है। कई माननीय और सफेद पोशों पर भी योगी सरकार कार्रवाई कर चुकी है। और वहीं जिस तरह से बलरामपुर के पूर्व विधायक अनवर हाशमी और उनके करीबियों का जिस तरह से ईडी बैंक खातों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है और अब ईडी की नजर पूर्व विधायक की बेनामी संपत्तियों पर भी है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने हाशमी के करीबियों की कुछ कंपनियों की भी छानबीन शुरू कर दी है और इनके माध्यम से किए गए निवेश की भी जानकारी ईडी जुटा रही है। और अब ईडी बलरामपुर जाने से पहले पूर्व विधायक के कुछ करीबियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब भी करने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाशमी की मुश्किलें बढ़ते हुए ईडी अपना शिकंजा कसने जा रही है और जल्द जो है इस मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं राष्ट्रीय करणी सेना के शिव सिंह शेखावत और राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के बीच विवाद की खबर सामने आई है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। गोली लगने से महिपाल सिंह मकराना घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने चित्रकूट शिव सिंह शेखावत के ऑफिस में पहुंच गई है। वहां पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस इन दोनों नेताओं के बीच के वर्चस्व की लड़ाई मान रही है, क्योंकि श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना और राष्ट्रीय करणी सेना के शिव सिंह शेखावत दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं। तो जयपुर से एक खबर, आखिर विवाद और असली स्टोरी क्या है, उस पर सभी की निगाहें। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जयपुर से है। वर्चस्व की लड़ाई का ये मामला प्रतीत होता है। इसमें राष्ट्रीय करणी सेना के शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के बीच विवाद की खबरें सामने आई है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ फायरिंग का ये मामला है। दोनों के बीच काफी लंबा विवाद था। राष्ट्रीय करणी सेना के शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के बीच विवाद की खबरें सामने आई है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं कुलदीप का। कुलदीप, क्या कुछ है पूरा मामला, एक बार मामला बता दीजिए। सेना का गठन हुआ और गठन के बाद जो माना जा रहा था कि लगातार जहां राजस्थान में अब संगठन एक्टिव होंगे और जहां हमने देखा कि राजस्थान में जहां पर जो गैंगस्टर वॉर है वो कहीं ना कहीं आनंदपाल के साथ शुरू हुई और हमने देखा कि एक बार एक सरकार बदली और गैंगस्टर का खात्मा शुरू हुआ। हाल ही कुछ दिनों में हम देखा कि राजू ठेठ को घर पे आके गोली मारी, उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। और जैसे ही अब ये मामला सामने आया है कि राजपूत करणी सेना की बैठक हो रही थी और बैठक के दौरान दोनों नेता जो करणी सेना से ही ताल्लुक रखते हैं, शिव सिंह और
जो महिपाल सिंह मकराना वहां पर मौजूद थे और दोनों के बीच में किसी बैठक को लेकर चर्चा हो रही थी। हालांकि जो वीडियो सामने आया उसमें ये अभी तक साफ तौर पर नजर नहीं आया है कि फायरिंग किसकी ओर से की गई थी, लेकिन शिव सिंह का ये कहना है कि महिपाल सिंह मकराना जिस तरह से कुलदीप फायरिंग हुई है, क्या किसी के घायल होने की खबर? देखिए, मकराना के जो महिपाल सिंह मकराना है उनके सर में चोट जरूर आई है और रात में जो ज्यादा घायल हो गए थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में उनको भर्ती कराया गया था। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया है? अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि जहां पर हादसा हुआ था उसी समय पुलिस मौके पर मौजूद थी, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता थे और दोनों ही राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बड़े पदाधिकारी थे, जिन्हें दोनों के बीच आखिर किस बात को लेकर विवाद की? विवाद बातचीत हो रही थी, आपने बताया, उसके बाद बातचीत के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि सीधे फायरिंग हो गई, तो आखिर क्या वजह? देखिए, राजस्थान में ही पूरे देश में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से राजपूतों के बीच जो संघर्ष की जो जंग चल रही थी, हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी राजपूतों को राजनीति से हटाने की कोशिश की गई। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा जो हमने देखा कि राजपूतों को दरकिनार करने की कोशिश की गई और ऐसा ही हुआ जब सुखदेव सिंह गोगामेडी जो संगठन को बनाने के प्रमुख थे, वो जैसे ही उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद राजपूत करणी सेना के अलग अलग गुट बना दिए गए और गुटों के बीच कहीं ना कहीं मतों को लेकर अलग अलग मतभेद होते रहे और लगातार हमने देखा कि कई मुद्दों को लेकर दोनों ही के बीच में किसी तरह की सुलह नहीं बन पाई। तो ये माना जा रहा था कि आपस के वर्चस्व की लड़ाई के चलते वहां पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी नहीं कहा जा सकता है कि फायरिंग किसकी ओर से की गई है, लेकिन आरोप लगा दिया गया है। पुलिस ने हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली है, आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है जांच में, उसी पर सभी की निगाहें। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान में उपचुनावों की रणनीति पर भी चर्चा होगी। सीएम और तमाम मंत्री समेत 8000 कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। साथ ही आगामी कार्य योजना का रूट मैप भी इसमें तैयार किया जाएगा। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, एक तरफ इस बैठक में उस प्रदर्शन पर समीक्षा की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। सीधा रुक कर लेते, कुलदीप सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, जिस तरह से जयपुर में बड़ी बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की बैठक में, एक तरफ लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहा उसकी समीक्षा की जाएगी, दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने की कोशिश। कब यह बैठक है, सबसे पहले आप ये बताइए, और बैठक में क्या कुछ खास हो रहे हैं? देखिए, अभी हम जहां पर मौजूद है और बैठक का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और दुष्यंत सिंह गौतम को यहां पर आमंत्रित किया गया था और ये माना जा रहा था कि इस बैठक के भीतर कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर संगठनात्मक चर्चा की जाएगी। हालांकि इस बैठक को जेईटीसी में आयोजित किया गया है, जहां पर तकरीबन 8000 से अधिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जो सरकार के छोटे से छोटे तबके, हम बात करें पंचायत से लेकर विधायक, विधायक से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर सांसद, राजस्थान से तमाम जो ताल्लुक रखते हैं, तमाम उन चेहरों को बुलाया गया है, उनके साथ मंत्रणा की जाएगी और जो कार्य समिति की बैठक है, इस बैठक में मुद्दों पर चर्चा की जानी है। हालांकि ये माना जा रहा था कि इस बैठक के अंदर जब सारे सांसद जो जीते हुए प्रत्याशी है और जो हारे हुए प्रत्याशी है उनको भी बुलाया जाएगा। अलग अलग चरणबद्ध जो समय है उसमें बैठक आयोजित होगी और अलग अलग मुद्दों पर इस बैठक को अलग अलग मंत्री और विधायक इसमें शामिल होंगे। और जैसे हमने देखा कि जो राजस्थान में जो 25 का आंकड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, वो मुकम्मल नहीं हुआ और बशर्ते ये रहा कि अब उस पे कारण तलाशने की बिल्कुल, यानी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई थी राजस्थान में, और यही वजह कि बैठकों का और मंथन का दौर जारी है, समीक्षा की जा रही है परिणाम की, और ऐसे में ये बैठक आज की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है उस पर सभी की निगाहें। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।